दक्ष की दोहरी आभा से टकराकर काले धुंध का राजा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया और काली धुंध पतली पड़ने लगी। इसके विपरीत दक्ष की जेनेटिक एनर्जी असीमित सी लग रही थी। काले धुंध का राजा चिल्लाया, ठहरो दक्ष, आइए इसे सभ्य लोगों की तरह सुलझाते हैं। लेकिन दक्ष को रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी जुड़वा तलवारें क्रॉस की। उसकी बाईं तलवार पर रक्तचांद की शक्ति गूंज रही थी और दाईं तलवार पर काले सूरज की। बाएं हाथ में रक्तमय तलवार और दाएं हाथ में काली तलवार। जैसे ही दोनों ब्लेड क्रॉस हुए, उन्होंने वारों का एक विशाल जाल बना दिया, जिसने काली धुंध को टुकड़ों में चीर डाला। काली धुंध ने दोबारा सघन होकर एक मानव चेहरा लिया। राजा ने फिर पुकारा, रुको, हम और भी बात कर सकते हैं। मुझे सुपीरियर वर्ल्ड की एनर्जी की जरूरत नहीं। मेरी तलवार से चर्चा करो। दक्ष गर्जा, अ ब्लेड ऑफ द हेवंस, द सी स्वेल्स। दक्ष से ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ी, जिसने उसकी तलवार की धार को और प्रखर बना दिया। ऊर्जा की तरंगे सागर से टकराई, मानो सुनामी उमड़ पड़ी हो और सब कुछ निगल रही हो। तलवार की ऊर्जा ने काले धुंध की दुनिया को प्रकाशित कर दिया। आकाश को निगलने को तैयार सुनामी जैसे ही गिरी, काली धुंध पूरी तरह समाप्त हो गई। दक्ष उस दुनिया में घुसा और देखा कि वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। वो खंडहर दक्ष के आघात से नहीं बने थे, बल्कि धुंध की दुनिया पहले से ही मृत थी। कैसे हुआ, ये शायद सिर्फ काले धुंध का राजा ही जानता था। राजा को पुनर्जीवित होने का कोई मौका न मिले, इसके लिए दक्ष ने अपनी दोनों तलवारें ऊपर उठाई। एक पर काला सूर्य इकट्ठा हुआ और दूसरी पर रक्तचांद। ब्लेड्स रिवर्बरेट। दक्ष के चारों ओर एक रक्तमयी अजगर प्रकट हुआ। उसकी तलवारों की धार ऊर्जा से लबालब हो गई। ऊर्जा की तरंगे सुनामी की तरह रियल्म पर गिरी। दोनों जुड़वा तलवारें गेकैंग और दीप्तिमनी हैंगवेंग सूर्य और चांद की तरह प्रखर होकर चमक उठीं। तलवारों की शक्ति से बना रक्तमयी अजगर दक्ष के चारों ओर घूम रहा था, जबकि दीप्तिमनी की काली रोशनी से एक काला अजगर आकार ले चुका था। दोनों अजगर बवंडर की तरह आगे बढ़े और राजा पर टूट पड़े। उनके बीच दक्ष का आध्यात्मिक सागर स्पिरिचुअल सी था, जिसने एक विशाल भंवर का रूप लिया। भंवर की जबरदस्त खिंचाव शक्ति, जैसे कोई ब्लैक होल हो, अपने चारों ओर की हर चीज को खींचने लगी। धरती की परतें उस भंवर में समा गई और पल भर में नष्ट हो गई। रक्त और काले अजगरों ने धुंध की दुनिया को आर पार चीर दिया। पूरा जगत टूटकर बिखर गया। दक्ष ने उस सुपीरियर वर्ल्ड का कोर अपने कब्जे में कर लिया। जैसे ही उसने कोर ले लिया, दुनिया के बाकी हिस्से टूटकर बिखरने लगे। अब अगला है अनक्लीन वर्ल्ड। उम्मीद है विशाल ने कोई बेवकूफी नहीं की होगी, वरना मुझे उसकी लाश समेटनी पड़ेगी। दक्ष के जाने के तुरंत बाद धुंध की दुनिया के अवशेष ढह गए। वहां से भयंकर स्पेशल फोर्स निकली और एक स्पेशल स्टॉर्म पैदा हुआ। फिर बची हुई ऊर्जा फटी और पूरे जगत को रोशनी के विस्फोट में निगल गई। रोशनी ने शून्य वॉइड को रोशन कर दिया और ऊर्जा की लहरें आसपास के क्षेत्रों में फैलने ही वाली थी कि तभी विल ऑफ द वर्ल्ड उतरी और उसने उस ऊर्जा को सोख लिया ताकि बाकी वर्ल्ड सुरक्षित रहे। अंततः काले धुंध की दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो गई। समय के साथ उसके मलबे से फिर एक नया वर्ल्ड बनेगा। यही तीसरे रियल्म का चक्र था। पुरानी वर्ल्ड्स नष्ट होती और नई जन्म लेती। दक्ष ने पीछे मुड़कर खंडहरों की ओर देखा और बुदबुदाया, आशा है कि तुम्हें दोबारा किसी काले धुंध जैसे शासक का सामना न करना पड़े। फिर वो आगे बढ़ गया। दूसरी ओर विशाल यांगजे अनक्लीन वर्ल्ड के पार वॉइड में तैर रहा था। 99 999 100 000 वो उबकर गिनती नहीं कर रहा था। उसके चारों ओर असंख्य क्रिस्टलाइन लोटसेस फैले थे, जिन्हें उसने अपनी वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी से प्रकट किया था। मजाकिया स्वभाव के बावजूद उसके भीतर भी गर्व और सम्मान था। दक्ष ने उसे आदेश दिया था कि वो अनक्लीन वर्ल्ड की जांच करे, लेकिन लड़ाई न छेड़े। हालांकि उसने आदेश मान लिया, लेकिन मन ही मन उसे तकलीफ थी। टीम जेनिथ के बाकी साथी सुपीरियर किंग्स से लड़े और वर्ल्ड्स पर हमला किया, लेकिन उसे क्यों रोका गया? क्या वो इतना कमजोर था? उसकी वाटर ट्यून शक्ति किसी से कम थी क्या?
खुद दक्ष का फ्रेमवर्क भी वाटर ट्यून था। विशाल जानता था कि वो किसी से कम नहीं, लेकिन साथ ही वो मूर्ख भी नहीं था कि आदेश को अनदेखा करके बिना तैयारी के अनक्लीन वर्ल्ड में घुस जाए। बाकी साथियों ने 3-3 की टीम बनाई थी और उसका अकेले घुसना आत्मघाती कदम होता। फिर भी उसका दिल सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो भी कुछ करना चाहता था। अनक्लीन वर्ल्ड के आसपास का क्षेत्र सफाई से भरा हुआ था। न वहां एलियंस थे, न जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स। वो एकदम वैसे ही शांत था जैसे ब्लैक फॉग वर्ल्ड। विशाल ने जो सुना था उससे उसका खून खौल उठा। किंग ऑफ इविल ने आसपास की वर्ल्ड से सिर्फ सैनिक नहीं मांगे थे, उसने अपनी अवतार्स भेजकर मासूम नागरिकों को युद्ध भूमि पर धकेल दिया था। जो भाग सके वे बच गए, बाकी या तो जबरन युद्ध भूमि में झोंक दिए गए या फिर निगल लिए गए और राक्षसी रूपों मॉन्स्ट्रोसिटीज में बदल दिए गए। विशाल ने शरारती राजा के अत्याचारों के बारे में उन एलियन से जाना जो गंदे ग्रह अनक्लीन वर्ल्ड के आसपास लौट आए थे। यह जानकर विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय किया कि वह दक्ष के लौटने से पहले हमला करेगा, लेकिन वो इतना भी मूर्ख नहीं था कि बिना तैयारी के हमला कर दे। उसने गंदे ग्रह की सीमाओं के बाहर जाकर अपनी ताकत जमा की और एक के बाद एक क्रिस्टलाइन लोटसेस बनाकर 1 लाख तक पहुंचाया। अपनी 1 लाख क्रिस्टलाइन लोटसेस की सेना के साथ विशाल गंदे ग्रह में प्रवेश किया। लोटसेस आसमान में फैल गए। शरारती राजा, अब तुम्हारा न्याय होने वाला है। गंदे ग्रह में असीमित एबिसल ट्रेंचेस बिछी हुई थी, उनमें से हरे गैसीय धुएं निकल रहे थे। विशाल इन एबिसल ट्रेंचेस को देखकर बहुत संदेह में था। उसे पता था कि खुद वहां जाकर जांच करना मूर्खता होगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि हॉरर फिल्म्स में लोग क्यों किसी खतरनाक या रहस्यमय चीज की खुद जांच करते हैं। पुलिस क्यों नहीं बुलाते या क्यों पलटकर नहीं जाते। विशाल स्वाभाविक रूप से कोई हॉरर फ्लिक का कैरेक्टर नहीं था और उसका मन ट्रेंच में क्या है ये देखने में नहीं था। उसने अपने 10,000 क्रिस्टलाइन लोटसेस ट्रेंचेस में भेज दिए, जिससे एक क्रिस्टलाइन रिवर बन गई। 10 मिनट बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। विशाल धैर्य बनाए रखा। 20 मिनट बीत गए, फिर भी वो शांत रहा। 30 मिनट के बाद उसे खुद पर शक होने लगा। 40 मिनट बीतते बीतते उसका धैर्य समाप्त हो गया। क्या इन ट्रेंचेस में कुछ भी नहीं है? ये खतरनाक और मूर्खतापूर्ण सोच थी। यदि वहां कुछ नहीं होता तो 10,000 क्रिस्टलाइन लोटसेस को तुरंत आइस और वाटर ट्यून जीन पॉइंट्स के साथ विस्फोट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ था। विशाल सोच रहा था कि क्या वह 30,000 और क्रिस्टलाइन लोटसेस छोड़ दे तभी कुछ हुआ। पूरे गंदे ग्रह में कंपन हुआ और ट्रेंचेस से हरा गैस का विशाल धुआं फूट पड़ा। विशाल ने ताली बजाई। यही तो होना चाहिए था। ट्रेंचेस के भीतर कुछ ऊपर उठ रहा था। जैसे जैसे हरा गैस फैल रहा था, विशाल चिंतित हो गया। ये क्या हो रहा है? हरे गैस ने गंदे ग्रह को भर दिया। विशाल ने अपनी नाक दबाई और अपनी जेनेटिक एनर्जी का उपयोग करके ऑक्सीजन का नियंत्रण किया। कौन जानता था कि यह हरा गैस पॉइजनस है या नहीं। जैसे ही उसका त्वचा गैस से छुआ, उसे झटका लगा और उसकी त्वचा से सिजल की आवाज आई। गैस उसकी त्वचा को कोरोड कर रही थी और यह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से भी मजबूत लग रही थी। विशाल कोई आम मानव नहीं था, वह जेनेटिक हंटर था, जिसके पास मोनार्क जीन फ्रैगमेंट्स, मैक्स्ड आउट डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट्स और पीक लिमिट फ्रैगमेंट्स थे। उसे तीसरे रियल में डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म के रूप में क्लासिफाई किया गया था। उसके शारीरिक स्पेसिफिकेशंस आम जेनेटिक हंटर्स से बहुत ऊपर थे और उसकी त्वचा स्टील से भी कठिन थी। फिर भी उसकी त्वचा कोरोड हो रही थी। विशाल ने तुरंत अपने शरीर के चारों ओर जेनेटिक एनर्जी मेम्ब्रेन बना ली, लेकिन गैस लगातार उसे काट रही थी। शरारती राजा किंग ऑफ इविल से पहले ही विशाल को ऐसा लग रहा था कि वो हार रहा है। क्या यह तीसरे रियल्म के सुपीरियर किंग्स की शक्ति है? वास्तव में एक सुपीरियर वर्ल्ड ऑफ एंटिक्विटी को नष्ट करना बेहद खतरनाक था। विशाल को लगा कि उसे और भी तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे ही स्टेंच बढ़ी, ट्रेंचेस से हरा गैस का विशाल वेव फूट पड़ा। विशाल ऊंचा उड़ गया ताकि उसे बचाया जा सके। अचानक ट्रेंचेस से ग्रे फ्लूइड की एक भयंकर लहर निकली।
यह इन्वर्टेड एवलांच की तरह कूद पड़ा। फ्लूइड कंपन करने लगी, जैसे सारी गंदगी और वेस्ट इसका स्रोत हो। इस ग्रे फ्लूइड में शरारती राजा का शरीर बदलते ग्रोथ्स और अबॉमिनेशन से भरा था। वे चिल्ला रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लूइड में ही डूबकर डाइजेस्ट हो जाते। विशाल ने किंग ऑफ इविल को तुरंत पहचान लिया। शरारती राजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अलविदा। विशाल ने बाकी के 90,000 क्रिस्टलाइन लोटसेस किंग ऑफ इविल पर फेंक दिए और बिना इफेक्ट देखे भागने लगा। यदि लोटसेस किंग ऑफ इविल को खत्म कर देते तो और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यदि नहीं, तो वो अभी उस ताकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। भागना सबसे बुद्धिमानी की चॉइस थी। 90,000 क्रिस्टलाइन लोटसेस ग्रे फ्लूइड पर गिरे और फायरवर्क्स जैसी आवाज हुई। वाटर ट्यून जीन पॉइंट्स फूट पड़े और एक विशाल सुंदर लोटस बन गया। क्रिस्टलाइन शार्ड्स उड़ रहे थे। वाटर ट्यून्ड एनर्जी ने ग्रे फ्लूइड को टाइट की तरह ढक दिया। विशाल ने क्यूरियोसिटी में पीछे देखा कि उसका प्रयास कैसा इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन तभी फ्रोजन फ्लूइड शैटर्ड हो गया। ट्रेंचेस से ग्रे फ्लूइड वॉल्केनो की तरह कूद पड़ा। विशाल की आंखें खुली। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रे फ्लूइड ने विशाल पाम बनाकर उस पर वार किया। विशाल ने तलवार तकनीक के साथ पलटवार किया। द बाउंडलेस ब्लेड, शार्क फ्रेंजी। आसमान में अचानक लहरें उभरी, जैसे कोई मृग तृष्णा हो। विशाल ने मिरर रिफ्रैक्शन एक्टिवेट किया, लेकिन ग्रे फ्लूइड से बनी विशाल हथेली ने टेक्निक को एक पल में कुचल दिया। हथेली विशाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर विशाल के शरीर से होकर बेअसर निकल गई। किसी समय विशाल इतनी दूर उड़ चुका था कि पीछे केवल एक मृग तृष्णा रह गई। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो थोड़ी और प्रैक्टिस करो। 90,000 क्रिस्टलाइन लोटसेस के विस्फोट की वजह से विशाल के पैरों के नीचे काफी वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी मौजूद थी। उसने उस ऊर्जा को मिस्ट में बदल दिया और उस मिस्ट में शार्क्स बुला लिए। शार्क्स के लिए यह मिस्ट पानी जैसा था। पहले ग्रे फ्लूइड किसी भी दुश्मन से अलग था जिसे विशाल अब तक लड़ चुका था। ग्रे फ्लूइड के भीतर से बड़े पैमाने पर मालफॉर्म्ड मॉन्स्ट्रोसिटीज जन्म ले रहे थे। वे शार्क्स को काट और फाड़ रहे थे, जैसे ये समनर बनाम समनर की लड़ाई हो। अबाइसल ट्रेंचेस से ग्रे फ्लूइड की विशाल मात्रा उभर रही थी। वो बड़ी बड़ी हथेलियों में बदल गई। द बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। विशाल ने फिर हमला किया। उसकी तलवार में लहरें फैल गई और एक हथेली को काट डाला। अन्य हथेलियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हर दिशा से, जिससे उसके पास भागने या मृग तृष्णा बनाने की जगह नहीं बची। फिर भी उन्होंने विशाल को नहीं पकड़ा। हथेलियां उसके शरीर से होकर चली गई। विशाल हंसा। कैसा लगा? यह प्रभाव था। रिफ्लेक्टेड साइट, रिफ्रैक्टेड विजन का, जो स्पेशल फोर्स और वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी को जोड़ती थी, जैसा कि एक सुपीरियर किंग ऑफ एंटिक्विटी से उम्मीद की जाती है। शरारती राजा जल्दी ही समझ गया कि विशाल क्या कर रहा है, और उसने अनक्लीन वर्ल्ड के आसपास स्पेस डिस्टॉर्ट और मैनिपुलेट करने की क्षमता को बंद कर दिया। विशाल क्रोधित हो गया। अब मैं क्या करूं? पहले ग्रे फ्लूइड ने और हथेलियां बनाई जो विशाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही विशाल बचाव करता, उसने चिल्लाया, हरामी, अगर हिम्मत है तो मेरी सारी टेक्निक सहन करो। और भी हथेलियां बनी। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी। विशाल ने अपनी स्पेस अथॉरिटी का उपयोग किया, जिसे उसने अपनी वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी के साथ मिलाकर अपनी बाहों के चारों ओर सर्कलेट्स बनाया। जैसे ही उसने आगे मुक्का मारा, तरंगे उसकी बाहों के चारों ओर फैल गई और मैनिफोल्ड पाल्म्स को डिसरप्ट किया। तत्पश्चात सभी हथेलियां उसके सामने फूट गई और ग्रे फ्लूइड की बारिश हुई। विशाल जल्दी से पीछे भागा। फ्लूइड से निकलने वाली हरी गैस पहले से ही काफी कोरोसिव थी। यह साफ था कि फ्लूइड इससे भी ज्यादा खतरनाक था। विशाल ने तलवार लहराई। तलवार के चारों ओर करंट ने सभी ग्रे फ्लूइड को भगा दिया। विशाल तलवार में बहुत कुशल था और ग्रे फ्लूइड उसके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसने देखा नहीं कि उसके नीचे से ग्रे फ्लूइड अचानक फूट पड़ी। आसपास के फ्लूइड को रोकना पहले से ही भारी मानसिक स्टैमिना खपत करता था, और उसे नीचे से अचानक इरप्शन ने चौंका दिया। फिर भी
शरारती राजा इस बात से हैरान था कि ग्रे फ्लूइड विशाल से बेअसर होकर बह गई। विशाल जोर से हंसा। तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने बिना प्रिपरेशन सुपीरियर वर्ल्ड ऑफ एंटिक्विटी में कदम रखा? विशाल को किंग ऑफ इविल का सामना करने की उम्मीद थी। जरूर, मैंने पहले से ट्रम्प कार्ड तैयार किया था। विशाल का ट्रम्प कार्ड था कर्मा और फेट का कॉम्बिनेशन। पोशन 4 पीने के बाद विशाल ने कर्मा से टेन्यूअस कनेक्शन महसूस किया। यदि दक्ष मौजूद होते तो वे विशाल की शक्ति को हेवंस माइट का इन्वर्शन कहते। विशाल की डॉजिंग एबिलिटी कॉज एंड इफेक्ट को उलट देती थी। अगले ही पल जैसे पूरा अनक्लीन वर्ल्ड फूटने वाला हो और ग्रे फ्लूइड अबाइसल ट्रेंचेस से उभर आया। विशाल सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सारी फ्लूइड समा सकती है। क्या तुम मजाक नहीं सह सकते? विशाल हर ऐसे अटैक से बच सकता था जिसमें उसे थोड़ी भी संभावना दिखती थी, लेकिन यदि शरारती राजा हर दिशा से हमला करता तो उसकी बूंद नल हो सकती थी। सारी ट्रिक्स खर्च हो जाने के बाद विशाल सुनिश्चित नहीं था कि अगले अटैक पर कैसे प्रतिक्रिया दे। तभी ऊपर से वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी फूटी, बाउंडलेस ओशन के बराबर। विशाल के पास इतनी जेनेटिक एनर्जी नहीं थी। उसके ज्ञान के अनुसार केवल एक व्यक्ति के पास इतनी एनर्जी थी, कैप्टन। भयंकर ऑरा दुनिया पर उतरा। आकाश ने अंधेरा लिया और हवा में एक वेल साइज मछली प्रकट हुई। कड़कती हवाएं अनक्लीन वर्ल्ड में बसी। जैसे जैसे अधिक जेनेटिक एनर्जी दक्ष के हाथों के चारों ओर इकट्ठा हुई, ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्लपूल के केंद्र में हो। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, सोर। दक्ष ने जब मुक्का मारा तो मछली ने अपनी विशाल पूंछ जमीन पर मारी और पानी की बौछार हवा में उठी। जेनेटिक एनर्जी ग्रे फ्लूइड के प्रभाव को नल कर दिया। जमीन फट गई और अबाइसल ट्रेंचेस में बड़े होल्स बन गए। विशाल ने सिर उठाया और देखा कि दक्ष भगवान की तरह हेवन से उतर रहे थे। कैप्टन, तुम आखिरकार यहां आए, विशाल ने चिल्लाया और हाथ हिलाया। दक्ष धीरे धीरे विशाल के पास उतरे। कैप्टन, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। विशाल ने दक्ष की जांघ को कसकर पकड़ लिया। दक्ष ने उसे धक्का दिया और बड़बड़ाया, क्या मैंने तुम्हें स्काउट करने के लिए नहीं कहा था? विशाल ने झूठ बोला, मैं स्काउट करने आया था, लेकिन शरारती राजा ने मुझे पकड़ लिया। जब उसने हमला शुरू किया तो मुझे रिटेलिएट करना पड़ा। विशाल झूठ बोलते हुए भी ब्लिंक नहीं किया। उनके नीचे ट्रेंचेस फिर से ग्रे मैटर से फूट पड़े। विशाल ने अपना छाती थपट पाई। अब जब मेरे कैप्टन यहां है, मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं। द बाउंडलेस ब्लेड, ड्रैगन वेल। एक पल में विशाल के चारों ओर ओशन फैल गया। लहरों की आवाज बैटलफील्ड में गूंजी। वे बढ़ती गई और आकाश में उठी जैसे सुनामी और विशाल वेल के रूप में मैनिफेस्ट हुई। वेल का शरीर लंबा और स्ट्रीमलाइन था, लंबी विस्कर्स और स्केल्स से पैटर्न्ड। वेल ग्रे फ्लूइड को दबाकर अनक्लीन वर्ल्ड पर गिरा और कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी वेव्स में खूटी। द बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। दक्ष ने अपनी अंगुली तलवार की तरह बढ़ाई और उसके चारों ओर वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी जमा हो गई। जैसे ही उसने अपनी अंगुली हिलाई, तलवार की ऊर्जा लहर की तरह खुटी। साथ में एक विशाल शार्क प्रकट हुआ। विशाल ने दूसरी विशाल ड्रैगन वेल को छोड़ा। पेल ब्लू ड्रैगन वेल और शार्क्स ने मिलकर एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनाया, जिसमें दोनों लाइफ फॉर्म्स की विशेषताएं शामिल थी। यह अटैक ग्रे फ्लूइड को भेदते हुए एबिसल ट्रेंचेस में विस्फोट कर गया, जिससे पेल ब्लू जेनेटिक एनर्जी बाहर घुटी। ट्रेंचेस में एक विशाल होल बन गया, जिससे और ग्रे फ्लूइड बहन निकला। 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन। दक्ष के पीछे एक काला सर्पेंट प्रकट हुआ, अब इतना विशाल और विकसित कि ये जोर्मुंगंद्र जैसी दुनिया निगलने वाली सर्प जैसी दिख रही थी। इसके स्केल्स एक दूसरे से टकराते हुए धमकी भरी आवाज निकाल रहे थे। जैसे ही दक्ष हमला करने वाले थे, विशाल ने उन्हें रोका। कैप्टन, कृपया मुझे संभालने दे। विशाल से वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी रोरिंग सी की तरह खुटी। अब द बाउंडलेस ब्लेड, सी सर्पेंट। विशाल की तलवार की लहर से पेल ब्लू जायंट सर्पेंट प्रकट हुई, जिसके दोनों तरफ गिल्स थे और स्केल्स क्रिस्टलाइन आइस की तरह चमक रहे थे। यह सर्पेंट आगे बढ़ा और अपनी क्लॉज से हमला किया।
जेनेटिक एनर्जी बाहर खूटी, ग्रे फ्लूइड को स्कैटरिंग करते हुए। फिर भी ग्रे फ्लूइड एबिसल ट्रेंचेस से लगातार बह रही थी, जैसे इसकी कोई सीमा ही नहीं। विशाल ने माथा चढ़ाया। क्या शरारती राजा को वास्तव में मारा जा सकता है? दक्ष ने उत्तर दिया, तुम्हारे अटैक्स पर्याप्त नहीं है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? विशाल इतनी स्टब्बन नहीं था कि मदद से इनकार करे। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, फेड। दक्ष ने आगे मुक्का मारा और उसके पीछे काला सर्पेंट दौड़ पड़ा। इसी समय विशाल ने अपना सी सर्पेंट भेजा। दोनों सर्पेंट्स ग्रे फ्लूइड को भेदते हुए एबिसल ट्रेंचेस में विस्फोट कर गए। ग्रे फ्लूइड हवा में उड़ रही थी। दक्ष और विशाल दोनों ने अपनी बाहों से खुद को शील्ड किया। दक्ष तेजी से आगे बढ़े और एबिसल ट्रेंचेस की ओर दौड़े। विशाल भी जल्दी से उनका पालन किया। अबिस की गहराई इतनी भरी थी कि कॉन्सेंट्रेटेड स्टेंच से एक सामान्य हंटर बेहोश हो सकता था। ग्रे फ्लूइड अंदर ही अंदर स्क्वर्म कर रही थी। ग्रे फ्लूइड जो शरारती राजा के शरीर का हिस्सा थी, वो उबल रही थी। उसके भीतर और अधिक म्यूटेटेड ग्रोथ्स और अबॉमिनेशंस दिखाई दे रहे थे, शोर मचा रहे थे। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लूइड में डूबकर डाइजेस्ट हो जाते। ग्रे फ्लूइड चारों ओर से उभर रही थी, जैसे दक्ष को निगलने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही दक्ष ने अपने ब्लडेंट और ड्रैगन वुल्फ सोल शार्ड्स एक्टिवेट किए, वो रसेट फर वाले ड्रैगन वुल्फ में बदल गए। उनके लिम्स ड्रैगन्स स्केल से ढके हुए थे। उनके चारों ओर ब्लड हरिकेन बन गया। दक्ष के पंचेस जेनेटिक एनर्जी से भरे हुए ग्रे फ्लूइड को चारों दिशाओं से विस्फोट करवा रहे थे। दक्ष ने कहा, मैंने आसपास कोई अन्य कॉम्बैटेंट्स नहीं देखा। क्या अनक्लीन वर्ल्ड में केवल शरारती राजा ही जीवित एंटिटी है? दक्ष एबिसल ट्रेंचेस में गहरे थे। अगर शरारती राजा के पास कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती तो उन्हें अब तक भेज दिया गया होता। दक्ष ने अनुमान लगाया, क्या शरारती राजा ने उन्हें सब खा लिया होगा? विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसी गंदी बात मत कहो, यह सच में संभव हो सकता है। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, फेड। दक्ष ने आगे मुक्का मारा और ब्लड ड्रैगन जोर से दहाड़ा। ब्लड ड्रैगन ग्रे फ्लूइड की कई लेयर्स को तोड़ दिया, लेकिन एबिसल ट्रेंचेस से और फ्लूइड बहकर भर रही थी। ब्लड ड्रैगन अंततः फ्लूइड में ही फंस गई। तत्पश्चात ड्रैगन के चारों ओर अनाइलेशन की लहर कुटी। पिच ब्लैक एनर्जी ने आसपास सब कुछ निगल लिया। ग्रे फ्लूइड पूरी तरह सख्त हो गई। मैलफॉर्म्ड क्रीचर्स चीखते रहे, लेकिन एनर्जी के सामने पावरलेस थे। एनर्जी खेलते हुए दक्ष और विशाल दोनों को पीछे हटना पड़ा। अनाइलेशन की एनर्जी ने एबिसल ट्रेंचेस को निगल लिया। सब कुछ, एंशिएंट रॉक्स और बोल्डर्स तक, पावरलेस दिखे। शरारती राजा ने एनर्जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन एनर्जी ऑफ अनाइलेशन उसकी उम्मीद से भी अधिक पावरफुल थी। ग्रे फ्लूइड लगातार सख्त और डिवार्ड हो रही थी। शरारती राजा की मिलेनिया की ग्रोथ और एवोल्यूशन कैंसिल हो रही थी। शरारती राजा ने और ग्रे फ्लूइड बनाना शुरू किया। मैलफॉर्म्ड क्रीचर्स जन्म दे रहे थे ताकि अनाइलेशन की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन एनर्जी संतुष्ट नहीं हुई। अनक्लीन वर्ल्ड धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा था। शरारती राजा को मजबूर होकर फ्लीइंग करना पड़ा, लेकिन दक्ष और विशाल अपनी प्रे को एस्केप नहीं करने दे रहे थे। द बाउंडलेस ब्लेड, 9 हेडेड हाइड्रा। विशाल की जेनेटिक एनर्जी से 9 सिर वाला हाइड्रा प्रकट हुआ। हर सिर स्वॉर्ड एनर्जी बीम छोड़ रहा था ताकि शरारती राजा भाग न सके। मैलफॉर्म्ड क्रीचर्स चीखते रहे। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, 100 ड्रैगन सॉरिंग। दक्ष की लेफ्ट आर्म से 100 से अधिक ब्लैक ड्रैगन्स उड़ निकले। उन्होंने जेनेटिक एनर्जी का आधा हिस्सा सुपरचार्ज्ड अटैक में लगाया। ठंड की ताकत से चीखते हुए 100 से अधिक ब्लड ड्रैगन शरारती राजा की ओर बढ़े। दक्ष के पंच के निर्देश में वे फियर्स और डोमिनियरिंग थे, और सभी के पास अनाइलेशन की शक्ति थी। एनर्जी ऑफ अनाइलेशन की स्टॉर्म आगे बढ़ी और अनक्लीन वर्ल्ड को घेरे में ले लिया। दक्ष और विशाल ने डिस्ट्रक्शन और कैलामिटी फैला दी, और पिच ब्लैक स्टॉर्म तेजी से फैलता गया। अटैक के बाद ग्राउंड में विशाल पिट बन गया, इतना बड़ा कि बेसिन जैसा लग रहा था। अब ग्रे फ्लूइड एबिसल ट्रेंचेस से नहीं बह रही थी। दक्ष और विशाल जमीन पर उतरे और देखा कि ग्रे फ्लूइड अब भी स्क्वर्म कर रही थी। मैलफॉर्म्ड क्रीचर्स भीतर फंस रहे थे।
दक्ष ने गिकैंग निकाल लिया। हमें इसे क्लीन करना होगा। विशाल ने अपनी वाटर ट्यून जेनेटिक एनर्जी को इकट्ठा किया। हवा आइस कोल्ड हो गई। क्रिस्टलाइन लोटसेस उसके चारों ओर बन गए और ग्रे फ्लूइड को फ्रीज कर दिया। फिर उसने फ्रोजन चंक्स को साफ किया। दक्ष ने फ्लूइड का एक चंक लिया और उसमें जेनेटिक एनर्जी डालकर पता लगाया कि बाकी रेमनेंट्स कहां है। ग्रे फ्लूइड शरारती राजा के शरीर का हिस्सा थी और इसका पता लगाकर बाकी का पता लगाया जा सकता था। हालांकि कई छोटे चंक्स मुश्किल जगहों में छिपे हुए थे। उन्हें सब संभालना कोई आसान काम नहीं था। अफसोस की बात थी कि शरारती राजा के बाद सफाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि दक्ष और विशाल अब चले जाएं और बाद में हंटर्स को ड्रैकोनियन, जयनाथ या स्केलमैन वर्ल्ड्स में भेजा जाए, तो ग्रे फ्लूइड इतनी तेजी से पुनरुत्पन्न हो सकती थी कि उन्हें फिर से शरारती राजा का सामना करना पड़ता। यद्यपि दक्ष को विश्वास था कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह झंझट से बचने के लिए सबसे अच्छा था कि अभी सब निपटाया जाए। सबसे सरल तरीका यही था कि शरारती राजा को तुरंत नष्ट कर दिया जाए और बची हुई ग्रे फ्लूइड की सफाई कर ली जाए। विशाल ने फिर से व्हाइट फॉग बुलाया। दक्ष और विशाल के लगातार हमलों के कारण अनक्लीन वर्ल्ड का वातावरण पूरी तरह से वाटर वेपर से भर गया था। विशाल के लिए यह बड़ी आसानी से संभव था कि वो व्हाइट फॉग को बड़े क्षेत्र में फैलाए। व्हाइट फॉग में शार्क होर्ड्स प्रकट हुए, लेकिन इंडिविजुअल शार्क्स ज्यादा मजबूत नहीं थे। वे ग्रे फ्लूइड के मालफॉर्म्ड क्रीचर्स से अक्सर हार जाते थे, लेकिन फॉग से फिर से तुरंत मैनिफेस्ट हो सकते थे। विशाल की गतिविधियों को देखकर दक्ष को एक अच्छा विचार आया। द बाउंडलेस ब्लेड, द रिवर लीथ। जैसी काला जेनेटिक एनर्जी दक्ष के चारों ओर जमा हुआ, अनक्लीन वर्ल्ड का तापमान सब-जीरो तक गिर गया और तेज हवा सभी पर चलने लगी। ब्लड कलर्ड फ्रोस्ट उनके चारों ओर दिखाई दी। आकाश में एक अंडरवर्ल्ड रिवर प्रकट हुआ, इतना विशाल कि पूरा वर्ल्ड इसे देख सकता था। जैसे ही दरवाजे खुल गए हो, 10,000 सर्पेंट्स फ्लड की तरह बाहर निकले और जितना ग्रे फ्लूइड देख सकते थे सब निगल गए। जैसे ही सर्पेंट्स ने ग्रे फ्लूइड को निगला, वे पिच ब्लैक फ्लूइड में एक्सप्लोड हो गए। सर्पेंट्स ग्रे फ्लूइड की ताकत का सामना नहीं कर सके, क्योंकि ये एक सुपीरियर किंग ऑफ एंटिक्विटी के फ्रैगमेंट्स थे, लेकिन वे वही इंस्टेंट रिफॉर्म कर सकते थे। शार्क्स और सर्पेंट्स के कॉम्बिनेशन ने दक्ष और विशाल के प्रयास को काफी कम कर दिया, ताकि वे अनक्लीन वर्ल्ड को ग्रे फ्लूइड से साफ कर सके। स्काई से गिरती ब्लड रेन ये संकेत दे रही थी कि दक्ष और विशाल का काम पूरा हो गया है। दक्ष ने प्रूफ ऑफ किंगशिप को ग्रे फ्लूइड के बीच से निकाल लिया। प्रूफ ऑफ किंगशिप भी खुद में ग्रे फ्लूइड था। यदि सारी ग्रे फ्लूइड अब तक नष्ट नहीं हुई होती, तो इसे डिटेक्ट करना कठिन होता। दक्ष ने प्रूफ ऑफ किंगशिप के माध्यम से सुपीरियर वर्ल्ड की एनर्जी ड्रेन कर ली, जैसा कि एक सुपीरियर वर्ल्ड ऑफ एंटिक्विटी से उम्मीद की जाती है। ब्लैक फॉग की दुनिया भी समृद्ध थी और अनक्लीन वर्ल्ड भी। सुपीरियर वर्ल्ड्स ऑफ एंटिक्विटी ने अपनी मिलेनिया की अस्तित्व के दौरान बहुत ट्रेजर्स जमा किए थे। रनडाउन स्थिति में भी ब्लैक फॉग वर्ल्ड के पास 5 या 6 सुपीरियर वर्ल्ड्स की एनर्जी थी, जबकि अनक्लीन वर्ल्ड के पास 10 सुपीरियर वर्ल्ड्स की एनर्जी थी। तुलनात्मक रूप से जयनाथ वर्ल्ड, जिसने सुपीरियर किंग्स की मीटिंग में 7 सुपीरियर वर्ल्ड्स की एनर्जी प्राप्त की थी, वास्तव में जैकपॉट वाला वर्ल्ड था। सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद दक्ष और विशाल अनक्लीन वर्ल्ड से बाहर उड़ गए। अचानक दक्ष अपने कदम रोक दिए। विशाल ने देखा, कैप्टन, दक्ष ने कहा, तुम लंबे समय से देख रहे हो, है ना? क्या अब तुम्हारा समय नहीं आ गया खुद को दिखाने का? विशाल ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। दक्ष ने जारी रखा, सोचा था तीसरे रियल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बस एक स्पाइंग थीफ होगा, या तुम्हारा कोई और इरादा है? किंग ऑफ केओस, किंग ऑफ केओस शब्द सुनते ही विशाल की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पहली बार किंग ऑफ केओस के बारे में दक्ष से सुना था, जिसने बताया था कि वह तीसरे रियल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपीरियर किंग है, जिसे दक्ष भी पूरी तरह नहीं देख सकते। विशाल सतर्क होकर चारों ओर देखने लगा। उसके आसपास की स्पेस 24 सेगमेंट्स में स्प्लिट हो गई। एक आदमी व्हाइट लैब कोट में उन सेगमेंट्स के पीछे से निकला। इतने परफेक्ट लेयर होने के कारण विशाल ने उसे पहले नहीं देखा। एक ह्यूमन। विशाल इस आदमी को देखकर चौंक गया। तीसरे रियल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ह्यूमन दिख रहा था।
यह विशाल के लिए विश्वास करना मुश्किल था। दक्ष ने सिर हिलाया। किंग ऑफ केओस ह्यूमन नहीं है, उसका ह्यूमन रूप केवल इल्यूजन है। निशाचर हाथ में शाइनिंग ट्रैपिज़ोहेड्रॉन लिए लेड स्पेस के पीछे से निकला। तुम निश्चित रूप से वही व्यक्ति हो जिन्होंने 2 सुपीरियर किंग्स को मारा, इसलिए तुम मुझे इंस्टेंटली डिटेक्ट कर पाए। दक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें यह शो अच्छा लगा? निशाचर ने विशाल की ओर रुचि से देखा। यह बहुत इंटरेस्टिंग था, यह सोचकर कि तुम्हारे पास ऐसा एस था। बाकी सभी सुपीरियर किंग्स इसका शिकार हुए। दक्ष ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ और कहना है? फिलहाल नहीं। हां, एक बात, तुम्हें जल्दी जयनाथ वर्ल्ड लौटना चाहिए। दक्ष ने माथा चढ़ाया। क्या कोई समस्या है? विशाल ने तुरंत पूछा, क्या जयनाथ वर्ल्ड में कुछ हुआ है? तुम देख लोगे जब लौटोगे, निशाचर ने स्पष्ट नहीं किया। उसका व्हाइट कोट, जो ब्लड से दागदार था, गहरा लाल हो गया और लगभग काला हो गया। फिर वह फ्लैश हुआ और बैट की विंग्स में बदल गया। ब्लैक विंग्स निशाचर के चारों ओर लपेट गई और वह स्काई में उड़ गया। जैसे ही विंग्स खुली, वो विशाल बैट में बदल गया, जिसका ब्रिलियंट व्हाइट स्माइल क्रेसेंट मून के आकार का था। जैसे पूरे वर्ल्ड का मजाक उड़ाते हुए एक फायर डाइव बड़ा हुआ और फिर 3 भागों में स्प्लिट हो गया। आसपास सभी ने डेथली फियर महसूस किया। निशाचर ने विंग्स फ्लैप किए और वहां से चला गया। चाबी राजा वर्तमान में वॉइड में 3000 वर्ल्ड्स के बीच यात्रा कर रहा था। उसने अचानक वर्ल्ड्स में इम्बैलेंस महसूस किया। अनक्लीन वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड, ब्लैक फॉग वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड। हमने जयनाथ वर्ल्ड को कम आंका। एक स्पेशल फ्लक्चुएशन चाबी राजा के सामने प्रकट हुई। तुम लौट आए। एक आदमी जिसका सिर प्लैनेट जैसा था, चाबी राजा के सामने आया। किंग ऑफ ब्लैक फॉग नष्ट हो गया। ग्रहमुखी निगरानीकर्ता ने सिर हिलाया। जयनाथ किंग अपेक्षा से ट्रिकी है। उसकी फोर्सेस डेथ स्पिरिट्स के वेपन्स ऑफ वॉर रिकवर कर रही है और उनका रिसर्च कर रही है। मुझे थोड़ी सेटबैक हुई, लेकिन शुक्र है कि कुछ हासिल किया। चिंता मत करो, मुझे हार्डली इफेक्ट हुआ। क्या तुमने क्या वापस लाया? ग्रहमुखी निगरानीकर्ता ने कहा, मैंने जयनाथ वर्ल्ड के आउटस्कर्ट्स के पास एक इंटरेस्टिंग बीस्ट देखा। सोचा तुम्हें रुचि होगी, योर मैजेस्टी, इसलिए इसे वापस लाया। इस दौरान दक्ष और विशाल जल्दी से जयनाथ वर्ल्ड लौट गए। जयनाथ वर्ल्ड के आउटस्कर्ट्स में ऊर्जा के साथ अस्थिरता थी और यह स्पष्ट था कि यहां एक बड़ी लड़ाई हुई थी। जगत में कदम रखते ही सब कुछ व्यवस्थित देखकर दक्ष ने लंबी सांस ली। नाइट डेमन की बातों के बाद दक्ष वास्तव में जयनाथ वर्ल्ड के बारे में चिंतित था। विशाल ने संदेहपूर्वक पूछा, क्या किंग ऑफ केओस बस हमें डराने की कोशिश कर रहा था? लेकिन क्यों? दक्ष ने भौहें तानी। मुझे नहीं लगता कि किंग ऑफ केओस ऐसा करेगा। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है और कोई लाभ भी नहीं। जरूर हो सकता है कि नाइट डेमन ने इसे मजाक के रूप में किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है किसी भी मामले में। चलो जयनाथ से पूछते हैं कि क्या हुआ। जितना शांत सब कुछ दिखता है, उतना ही संभव है कि कुछ गड़बड़ हुई हो। जैसे ही वे जयनाथ पैलेस में पहुंचे, उन्होंने जयनाथ को चिंतित पाया। दक्ष ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? जयनाथ ने सांस ली। माफ करना दक्ष। विशाल ने पूछा, क्या हुआ? जयनाथ ने फिर से सांस ली। जो गोल्ड कॉमेट तुम पाला कर रहे थे, उसे किंग ऑफ कीज के हेंचमैन ने ले लिया। क्या? जयनाथ ने स्थिति समझाई। जयनाथ और गोल्ड कॉमेट ने मिलकर किंग ऑफ ब्लैक फॉग के अवतार को आसानी से दबा दिया था, लेकिन किंग ऑफ कीज ने अपने सबॉर्डिनेट को जयनाथ से निपटने के लिए भेजा और जयनाथ और गोल्ड कॉमेट दोनों को एक साथ 2 विरोधियों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से दक्ष ने किंग ऑफ ब्लैक फॉग को मार दिया था और उसका अवतार लड़ाई के बीच में ही नष्ट हो गया। जयनाथ ने फिर से माफी मांगी। हमने सोचा कि लड़ाई किंग ऑफ ब्लैक फॉग के अवतार के गायब होते ही खत्म हो जाएगी, लेकिन किंग ऑफ कीज का सबॉर्डिनेट गोल्ड कॉमेट को ले गया। विशाल ने पूछा, क्यों? जयनाथ ने उत्तर दिया, वो किसी कारण से गोल्ड कॉमेट में बहुत रुचि रखता था। दक्ष ने होंठ सिकोड़े। किंग ऑफ कीज, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगर वह दक्ष के काम में ऐसे हस्तक्षेप करने वाला है, तो दक्ष उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला।
जयनाथ ने फिर से माफी मांगी। मुझे सच में खेद है कि मैं किंग ऑफ कीज के सबॉर्डिनेट को रोक नहीं सका और गोल्ड कॉमेट को कैप्चर होने से बचा नहीं पाया। दक्ष ने हाथ हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने जयनाथ वर्ल्ड को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। जिम्मेदारी के मामले में मैं किंग ऑफ ब्लैक फॉग को जल्दी न निपटाने के लिए कुछ जिम्मेदारी लेता हूं। चिंता मत करो, मैं गोल्ड कॉमेट को वापस लेने के लिए किंग ऑफ कीज के डोमेन जाऊंगा। दक्ष ने उसी क्षण निर्णय लिया। जयनाथ ने भी सिर हिलाया। मैं पूरी मदद करूंगा। दक्ष ने हाथ हिलाया। मुझे देखना है कि बाकी 2 सुपीरियर वर्ल्ड्स अभी कैसे हैं। जैसे ही दक्ष और विशाल ने जयनाथ से बात खत्म की, सौम्या और योगेश की टीमें अपने अपने वर्ल्ड से लौट आई। सौम्या की आंखें चमकी। कैप्टन, आप और विशाल पहले ही लौट आए। सौरभ ने पूछा, ब्लैक फॉग और अनक्लीन वर्ल्ड में चीजें कैसी रही? विशाल ने सीना फुलाया। हमारे कैप्टन के लिए क्या संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं। टीम जेनिथ के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाए। टीम जेनिथ के सभी सदस्य इकट्ठा होते ही जयनाथ ने पूछा, क्या आप सभी सफल हुए? ललितेश राय ने मुस्कुराया। अगर हम सफल नहीं हुए होते तो लौटने में शर्म आती। हमने उन सभी सुपीरियर किंग्स को मारा जिनके लिए हम जिम्मेदार थे। सौम्या ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि जयनाथ तैयार थे, वे भी हैरान रह गए। उनके सामने 8 युवा पुरुष और महिलाएं तीसरे रियल्म में इतिहास रच रहे थे। इतने सुपीरियर किंग्स ऑफ एंटिक्विटी को एक साथ हराकर एक भी सुपीरियर वर्ल्ड ऑफ एंटिक्विटी का विनाश बड़ा मामला होता है, और उन्होंने 4 को तेजी से निपटा दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जयनाथ इतने हैरान थे। टीम जेनिथ के अन्य सदस्य जयनाथ की आश्चर्यचकित स्थिति की परवाह नहीं कर रहे थे। यह एक दुर्लभ अवसर था और हंटर्स के पास इसका लाभ उठाने का अधिकार था। मोनार्क ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का मांस केवल उन्हीं को जीन फ्रैगमेंट्स देता था जिन्होंने उसे मारा। दक्ष ने अन्य 3 की ओर देखा। लेकिन योगेश, तुम बाकी तीनों से भी ज्यादा मजबूत हुए लग रहे हो। योगेश ने हल्की मुस्कान दी। मुझे एक सिमिलर लाइफ फॉर्म मिली। उसकी शक्ति अब्सॉर्ब करने के बाद भले ही मुझे कोई जीन फ्रैगमेंट्स नहीं मिला, पर मेरी बायोलॉजिकल स्टेटस मजबूत हुई। इससे मेरी कमजोरियों को ठीक करने में मदद मिली। ललितेश राय ने आंसू भरी तरह कहा, हम क्यों इतना भाग्यशाली नहीं हुए? विशाल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूं तुम्हारा कैसा महसूस हो रहा है। चिंता मत करो। जैसे ही हंटर्स बात कर रहे थे, जयनाथ वर्ल्ड के बाहर एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। सौम्या तुरंत सतर्क हो गई। ये क्या है? जैसे ही विशाल छाया जयनाथ वर्ल्ड के एयरस्पेस में प्रकट हुई, टीम जेनिथ के सभी सदस्य ऊपर देखने लगे। क्या यह कोई और सुपीरियर वर्ल्ड है? जयनाथ मुस्कुराए। चिंता मत करो, ब्लैक रेन वर्ल्ड अंततः आ गया है। आध्या की आंखें चमकी तो हंसी वापस आ गई। जयनाथ ने सभी को जयनाथ वर्ल्ड के बाहर टेलीपोर्ट किया, जहां उन्होंने देखा कि ब्लैक रेन वर्ल्ड धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। हालांकि ब्लैक रेन वर्ल्ड काफी नुकसान में था। जयनाथ ने भौहें चढ़ाई। डैमेज अनुमान से ज्यादा है। जब हंसी ने टीम जेनिथ के सदस्यों को देखा तो उसने तुरंत हाथ हिलाया और उड़कर आई। मैं वापस आ गई मास्टर। दक्ष ने सिर हिलाया। तुमने अच्छा काम किया। हंसी मुस्कुराई। आध्या जल्दी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। यात्रा कैसी रही? हंसी ने सिर हिलाया। यह बेहद बोरिंग थी। शुरुआत को छोड़कर, जहां मुझे किंग ऑफ इविल के क्लोन से निपटना पड़ा, बाकी समय मैंने ब्लैक रेन वर्ल्ड को धीरे धीरे जयनाथ वर्ल्ड की ओर आते देखा और सोचती रही कि क्या इसे पीछे से धकेलना संभव होगा। तुमने कैसा किया? आध्या मुस्कुराया। मुझे मजा आया। मुझे 10 मोनार्क जीन फ्रैगमेंट्स मिले। हंसी को जलन नहीं हुई। वो अपनी मित्र की भाग्यशाली सफलता से बहुत प्रभावित थी और उसकी मुस्कान वास्तविक थी। जैसे ही दक्ष ने दोनों युवा महिलाओं को बातें करते देखा, वो भी मुस्कुराने लगा। अपने छात्र और अपनी बहन के लिए और एक दूसरे में इतने अच्छे दोस्त पाकर सौम्या पास आई। तुम हंसी को क्यों देख रहे हो? दक्ष ने पलकों को झपकाया और अपनी सोच से बाहर आया। वह मेरी छात्रा है। सच में? सौम्या ने कैजुअली जवाब दिया। सौरभ जल्दी से आया और बीच बचाव करने की कोशिश की। कैप्टन,
हमने पहले ही व्हाइट वर्ल्ड के सभी बड़े कॉम्बैटेंट्स को निपटा दिया है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि आप तय करें कि वर्ल्ड के साथ क्या करना है। ललितेश राय भी पास आया। हमारे लिए भी यही स्थिति है, दक्ष ने हूं किया। हमें देखना होगा कि बाकी सुपीरियर किंग्स कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तब तय करेंगे कि क्या करना है। दक्ष ने जयनाथ से संपर्क किया। तुम ब्लैक रेन वर्ल्ड के साथ क्या करने का सोच रहे हो? क्या सच में इसे जयनाथ वर्ल्ड के साथ मर्ज करना चाहते हो? जयनाथ ने कंधे उचकाए। मैं अभी सोच रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसमें काफी सुपीरियर वर्ल्ड्स एनर्जी लगेगी। जयनाथ वर्ल्ड खासा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें एक सुपीरियर वर्ल्ड की सिग्निफिकेंट एनर्जी रिजर्व्स थी। वास्तव में यह बाकी न्यूली इवॉल्व्ड सुपीरियर वर्ल्ड से भी छोटा था, और सुपीरियर वर्ल्ड्स ऑफ एंटिक्विटी तो और भी बड़े थे। ब्लैक रेन वर्ल्ड को अब्सॉर्ब करने से जयनाथ वर्ल्ड बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ब्लैक रेन वर्ल्ड को टेराफॉर्म और रिपेयर करने में काफी एनर्जी लगेगी। जैसा है, ब्लैक रेन वर्ल्ड की टेरेन और एनवायरमेंटल कंडीशंस अधिकांश लाइफ फॉर्म्स के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, और ये जयनाथ के लिए भी एक चुनौती थी। जयनाथ ने मर्मर्ड किया, मैं बस बड़े वर्ल्ड्स को अपने वर्ल्ड में मर्ज कर सकता हूं ताकि इसे एक्सपैंड किया जा सके। इसमें लगभग उतनी एनर्जी लगेगी जितनी कि ब्लैक रेन वर्ल्ड को फिक्स और मर्ज करने में लगेगी। एक लार्ज और सुपीरियर वर्ल्ड के बीच स्टेटस का अंतर निपटाने में सुपीरियर वर्ल्ड्स एनर्जी का कुछ पोर्शन लगेगा। दूसरी ओर, अगर मैं ब्लैक रेन वर्ल्ड मर्ज करूं तो ये इक्विवेलेंट है जैसे 1 या 2 डजन लार्ज वर्ल्ड्स को मर्ज करना। दक्ष ने कंधे उचकाए। ठीक है, जब तुम तय कर लो मुझे बता देना, मैं पहले दूसरों के साथ निकल जाऊंगा। जयनाथ ने जल्दी से दक्ष की आस्तीन पकड़ी। अभी मत जाओ, मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूं। दक्ष ने श्रग किया। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तय करो। अगर जयनाथ ने ब्लैक रेन वर्ल्ड मर्ज न करने का निर्णय लिया तो वो कुछ सुपीरियर वर्ल्ड्स एनर्जी बचा पाएंगे। दूसरी ओर, अगर उन्होंने ब्लैक रेन वर्ल्ड मर्ज किया तो उन्हें काफी अधिक लैंडमास मिलेगा। कॉस्ट और बेनिफिट दोनों ही तुलनात्मक रूप से बैलेंस थे। जयनाथ वर्ल्ड सुपीरियर वर्ल्ड्स एनर्जी में विशेष रूप से कमी वाला नहीं था, लेकिन कोई भी सुपीरियर किंग रेयर रिसोर्स के अधिक होने से अपसेट नहीं होगा। जितनी अधिक सुपीरियर वर्ल्ड्स एनर्जी किसी वर्ल्ड के पास होगी, उतने ही टैलेंटेड उसके सिटीजन्स होंगे और उनका विकास तेजी से होगा। लैंडमास के मामले में भी जयनाथ वर्ल्ड विशेष रूप से लैकिंग नहीं था। जयनाथ वर्ल्ड हाल ही में सुपीरियर में इवॉल्व हुआ था और अधिक लैंड की कोई प्रेसिंग जरूरत नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह चॉइस वास्तव में इस बात पर निर्भर करता था कि जयनाथ अपनी वर्ल्ड की डेवलपमेंट किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जयनाथ ने सुझाव दिया, बाकी सुपीरियर वर्ल्ड्स ऑफ एंटिक्विटी की स्थिति कैसी है? स्पष्ट था कि उन्होंने ध्यान उन वर्ल्ड्स पर रखा था जिन्हें दक्ष और टीम जेनिथ के सदस्य हरा चुके थे। ब्लैक फॉग और अनक्लीन वर्ल्ड ठीक हैं। दक्ष ने श्रग किया। इन 2 वर्ल्ड से कुछ उम्मीद मत करो। मैंने ब्लैक फॉग वर्ल्ड को नष्ट कर दिया है और अनक्लीन वर्ल्ड से सुपीरियर वर्ल्ड्स एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं। जयनाथ ने साय किया। दक्ष ने श्रग किया। यदि मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं भी किया होता, तब भी ये 2 वर्ल्ड्स ब्लैक रेन वर्ल्ड से ज्यादा हॉस्पिटेबल नहीं थे। जयनाथ थोड़ा हैरान दिखे। सच में? लेकिन ये सभी सुपीरियर वर्ल्ड्स थे। जयनाथ ने देखी 3 नई सुपीरियर वर्ल्ड्स। उनमें से कोई भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस वाली नहीं थी। जयनाथ स्वाभाविक रूप से मानते थे कि सुपीरियर वर्ल्ड्स ऑफ एंटिक्विटी की एनवायरमेंटल कंडीशंस और बेहतर होंगी, और ब्लैक रेन वर्ल्ड का ड्रेरी होना डेथ स्पिरिट्स के इन्वेशन की वजह से था। दक्ष और अन्य ने ब्लैक रेन वर्ल्ड के बड़े हिस्से में डेथ स्पिरिट किंग के खिलाफ अंतिम संघर्ष किया था, और जयनाथ ने सोचा कि ये वर्तमान इनहॉस्पिटेबल स्थिति का मुख्य कारण होगा। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक ग्रामीण किसान मानता है कि शहर गांव से बहुत बेहतर है। लेकिन ये सच है या नहीं, ये केवल वही जान सकता है जिसने दोनों प्रकार के क्षेत्र देखे हों। दक्ष ने श्रग किया। वे सुपीरियर वर्ल्ड्स ऑफ एंटिक्विटी पुराने और आउटडेटेड है। कम से कम मैंने जिन 3 सुपीरियर वर्ल्ड्स ऑफ एंटिक्विटी में कदम रखा है, वे सभी डीके की स्थिति में थे। वे निश्चित रूप से हमारी 3 नई सुपीरियर वर्ल्ड्स जितने सुंदर नहीं हैं। तुम सभी ने ब्लैक रेन वर्ल्ड देखा है। डेथ स्पिरिट्स के खिलाफ युद्ध से पहले भी ब्लैक रेन वर्ल्ड में सिर्फ ग्रेवयार्ड्स और सूखे पेड़ ही थे। सौम्या ने थोड़ी देर सोचा।
अगर ये सुपीरियर वर्ल्ड्स एंटिक्विटी से मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड समहाउ समय के प्रभाव से सुरक्षित है। दक्ष ने जवाब दिया, ब्लैक फॉग और अनक्लीन वर्ल्ड भी लगभग ऐसे ही है। ब्लैक फॉग वर्ल्ड पहले ही रूइंस का ढेर बन चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसकी बाहर की लेयर ब्लैक फॉग से ढकी हुई थी। या तो वर्ल्ड की इच्छा मर गई थी या ओरिजिनल सुपीरियर किंग की, जिससे किंग ऑफ ब्लैक फॉग का जन्म हुआ। वह सबसे मिस्टीरियस सुपीरियर किंग माना जाता था, लेकिन यह सिर्फ एक मीनिंगलेस टाइटल था। विशाल ने जारी रखा, अनक्लीन वर्ल्ड अबिसल ट्रेंचेस और रॉक से भरा हुआ था, और ट्रेंचेस सब कोरोड हो गए थे। भले ही मैंने और कैप्टन ने वहां सफाई की, फिर भी ग्रीन पॉइजनस गैस आसपास काफी फ्लोट कर रही थी। अनक्लीन वर्ल्ड को सोचते हुए विशाल को उल्टी आने की इच्छा को दबाना पड़ा। यह सच में अनक्लीन था, इतना कि विशाल को लगा कि उसकी स्किन कभी साफ नहीं होगी। जयनाथ ने टीम जेनिथ के अन्य सदस्यों की ओर देखा। अगर न ब्लैक फॉग वर्ल्ड और न अनक्लीन वर्ल्ड उपयुक्त है, तो व्हाइट वर्ल्ड या ब्लेजिंग सन वर्ल्ड के बारे में क्या? अंततः टीम जेनिथ के सदस्यों ने उन वर्ल्ड्स को भी क्लेम किया था। सौम्या ने उत्तर दिया, व्हाइट वर्ल्ड के बारे में मत सोचो, वो ब्लैक रेन वर्ल्ड से भी बुरी हालत में है। ब्लैक रेन वर्ल्ड भले ही टैटर्ड हो, लेकिन कम से कम एक ऑर्डिनरी हंटर वहां कदम रख सकता है और उसे कोई बुरा असर नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर आप व्हाइट वर्ल्ड में जाएं, तो अगर आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो आप फ्रीज हो सकते हैं। सौरभ ने जोड़ा, ब्लैक रेन वर्ल्ड कम से कम जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स और एलियंस को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो कोई भी व्हाइट वर्ल्ड में रहना चाहता है, उसे बहुत स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। आध्या ने कहा, व्हाइट वर्ल्ड की एक अच्छी बात यह है कि वहां अभी भी लिविंग लाइफ फॉर्म्स हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है।